हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी बहुत ही शानदार टॉपिक पर, जिसका नाम है लिटरेरी टर्म्स। ओके, तो क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार इजी वे में आपकी जो लिटरेरी टर्म्स, ये जो टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और तो और मैं आपको इतना अच्छा मैटर प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसको एज इट इज अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। बहुत ही सिंपल नोट्स बनाए हैं मैंने आपके इन टर्म्स पर। ओके, और मैं इस वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको दिखा दूंगा अभी। अब मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, क्योंकि देखो लिटरेचर के स्टूडेंट आप, कई बच्चों को दुविधा होती है कि यार याद नहीं हो रही ये चीजें, तो समझोगे तब होगी ना। मैं बहुत अच्छे से समझा के जाऊंगा आपको इस वीडियो में। आज आपका जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। 6 मार्क्स आपके पक्के। ठीक है, आपको मैंने इस तरीके से लिखा है, इसमें इस तरीके से ये जो पीछे की जो आपको मैं दिखाऊंगा, ये बहुत सारी मेहनत है। ठीक है, तो ये आपके लिए की है मैंने, तो आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आना चाहिए जी। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आपको जी। हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंपलसरी दोनों का सिलेबस इस चैनल पे कर रहे हैं। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत अच्छे से। हम आपके जो सिलेबस है डिटेल में पढ़ रहे हैं, टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। ओके, और फिर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा, मोटिवेशनल वीडियोस, और बोर्ड में किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर आना वगैरह वगैरह सब चीजें। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड में। तो मैं आपको एक एक टर्म्स अच्छे से समझाऊंगा और आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और समझ लीजिएगा। एक बार फिर देख लीजिएगा वीडियो, आपका जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो, आपका पेपर होगा जी। आपके पेपर में सेक्शन सी हो, जैसे सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, देन सेक्शन सी जैसे ही आपका पेपर में होगा, देन आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा, राइट ऑन एनी 2 लिटरेरी टर्म्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ओके, तो इस तरीके से आपको 4 लिटरेरी टर्म्स दे दी जाएगी, जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करनी है, मतलब 4 में से 2 करनी है आपको। ठीक है, देखो 2 out of 4 टर्म्स टू बी अटेम्प्टेड, हिंदी में भी लिख दिया, 2 में से नहीं 4 में से 2 टर्म्स करनी है, और ये 6 मार्क्स कवर करेगा। मतलब एक टर्म 3 मार्क्स की, दूसरी टर्म 3 मार्क्स की, तो 3 3 6। समझ में आ गया आपको? तो बहुत अच्छे से आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जी आपका, जैसे 4 दे दिया, इंप्रेशनिज्म दे दिया, इंटीरियर मोनोलॉग दे दिया, इंडो एंग्लियन लिटरेचर दे दिया, मेटाफिजिकल पोइट्री दे दी गई। ठीक है जी, तो अब आपके सिलेबस में कितनी टर्म्स हैं? देखो, देयर आर 6 लिटरेरी टर्म्स इन आवर आरबीएसई सिलेबस। ओके, हमारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे 6 लिटरेरी टर्म्स हैं। देखो, मेटाफिजिकल पोइट्री है, इंप्रेशनिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इंटीरियर मोनोलॉग है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर है, एंड इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। ओके, तो समझ में आ गया जी सबको? ये हमारे 6 लिटरेरी टर्म्स हैं। अब आपको कोई 2, अब देखो एग्जाम में 4 आएंगी, आपको उनमें से 2 करनी है, तो मैं आपको आज 6 टर्म्स इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि एक एक बच्चे को समझ आ जाएगा। तो प्लीज अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो मेटाफिजिकल पोइट्री, प्लीज अब मैं आपसे यही चाहता हूं कि आपका जो पूरा ध्यान है वो मेरे पर और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस पर रहना चाहिए, तब आपको इस चीज, ये जो टॉपिक है, एकदम समझ आ जाएगा। ओके, अटेंटिवली प्लीज सुनिएगा ध्यान से और फिर लिख लीजिएगा बहुत अच्छे। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना है जी। देखो, आपका जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री अटेम्प्ट कर रहे हो, आप आ गई, तो अब आप मेटाफिजिकल पोइट्री हेडिंग लगाओगे, फिर डैश लगाओगे, देन अगली लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके नीचे वाली लाइन से लिखिएगा। देखो, नोट सही है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना। अभी आप नोटबुक में अपनी लिख लीजिए। ये देखो, पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, अटेंटिवली प्लीज। The term metaphysical poetry was coined by the critic Samuel Johnson। ठीक है, ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री जो टर्म है ना, ये जो शब्द है, ये जो चीज है, ये किसने खोजा? किसने खोजा? एक क्रिटिक थे, एक आलोचक थे, जिनका नाम क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश हिस्ट्री में, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस व्यक्ति थे, जो क्रिटिक थे, आलोचक थे, सैमुअल जॉनसन। तो ये जो सैमुअल जॉनसन थे ना जी, उन्होंने इस टर्म को खोजा, उन्होंने यूज करा। देखो क्यों यूज करा? टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स। 17th सेंचुरी में जो इंग्लिश पोइट्स हुए थे ना, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज करी उन्होंने। क्या नाम दिया उसको? मेटाफिजिकल पोइट्री। अब आप सोचोगे मेटाफिजिकल यानी क्या होता है? देखो, मेटा यानी होता है, देखो, बियॉन्ड, परे,
फिजिकल यानी फिजिकल वर्ल्ड, ओके। इस भौतिकवादी संसार से परे जो चीजें होती है ना, जिनका साइंस जवाब नहीं दे सकती, तो उनको वो वाली पोइट्रीज जो पोइट्स लिखते थे ना, मतलब जिनमें बहुत ज्यादा डीप मीनिंग होता था, बहुत ज्यादा कंपैरिजंस होते थे, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया जाता था, एक चीज को किसी दूसरी चीज से तुलना कर दी जाती थी और समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, समझ में आए, उन पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री कहा। मेटा यानी बियॉन्ड यानी परे, फिजिकल यानी इस भौतिकवादी संसार से परे जो चीजें हैं ना, उस पर बात करी इन पोइट्स ने, ठीक है। तो समझ में आ गया। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वाज कॉइन्ड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन, ओके, टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स। 17th सेंचुरी के पोइट्स थे ना, उनका ग्रुप डिस्क्राइब करने के लिए कि ये पोइट्स थे, उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी, ओके। अब देखो मेटाफिजिकल क्या होता है, सुनना, नेक्स्ट लाइन से लिखोगे आप, मेटाफिजिकल इज ए फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, ओके। एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट होता है ये, यूज्ड इन लिटरेचर टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। मैंने आपको समझा दिया था ये मीनिंग। मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री जी है एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें उन चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है जो चीजें बियॉन्ड परे है द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब इन चीजों के, मतलब इन्होंने लव पर इतनी डीप बात करी है, इन्होंने इंटेलेक्चुअलिटी पे, स्पिरिचुअलिटी पे इतनी गंभीर रूप से बात करी है, मतलब बौद्धिक क्षमता खतरनाक होनी चाहिए इनकी पोइट्री को समझने के लिए। इन्होंने बहुत डीप मीनिंग्स निकाले अपनी पोइट्री में, जो इस भौतिकवादी संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। समझ में आ गया अब आपको? इंटेलेक्चुअलिटी यानी बौद्धिकता, स्पिरिचुअलिटी यानी क्या होता है जी, मतलब आध्यात्मिकता, मतलब भगवान से रिलेटेड, ओके। और लव पोएम्स लिखी, इतनी डीप लव लिखा है इन्होंने, ओके। आध्यात्मिक प्रेम पर बहुत डीप मीनिंग्स लिखी हैं, ओके। और प्रेम में बेवफाई पर भी बहुत सारी चीजें, कौन डिसीट करता है, कौन धोखा देता है, वुमेन जो है उनकी बहुत अच्छे से वो बताई है कि वुमेन इस तरीके से धोखा देती है वगैरह वगैरह सब, ठीक है। चलो आगे चलो। द मेटाफिजिकल पोइट्स आर डिस्प्लेड विट। देखो मेटाफिजिकल पोइट्स थे ना जी, अब देखो नेक्स्ट लाइन से लिखोगे आप अपनी नोटबुक में, मेटाफिजिकल पोइट्स क्या यूज करते थे जी। देखो उनकी पोइट्री में विट होती थी, बुद्धि होती थी बहुत ज्यादा, फार फेच्ड इमेजेस। अब आप सोचो कि फार फेच्ड इमेजेस क्या होती है, देखो FARFETCHED इमेजेस, वो इमेजेस जिनकी कल्पना करना मुश्किल है, ऐसी इमेजेस जो हमारी कल्पनाओं के परे है। इतने खतरनाक वर्णन कर दिया कोई चीज, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, यार इतना डीप भी लिख सकता है क्या कोई, समझ में आ गई, वो चीज होती है। हाइपरबोली यानी होता है, आप हिंदी में पढ़ते हो ना, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इन्होंने बहुत, किसी भी चीज को बता रहे हैं तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। और कंसीट्स यानी मतलब होता है CONCEITS, मतलब होता है किसी चीज को बहुत नेक्स्ट लेवल पे खतरनाक तरीके से तुलना कर देना, कंपैरिजन कर देना, ठीक है। समझ में आ गया? द मेटाफिजिकल पोइट्स आर डिस्प्लेड विथ फारफेच्ड इमेजेस, हाइपरबोली एंड कंसीट्स। कोई नहीं मिलेगा आपको इतने अच्छे से समझाने वाला, पूरे यूट्यूब पर कुछ नहीं, बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए मैटर तैयार करा, लिख कर आओगे फुल मार्क्स में। अब आप सोचोगे एक बार कि यार हमारे को तो एग्जाम में 40 to 50 वर्ड लिखने हैं, तो मोर देन 40-50 हो गए, ओके। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आप लिख तो आओगे, लेकिन यार कई बार के जो एग्जामिनर है ना, यार ये नंबर नहीं देते, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो पहले से प्रिपेयर्ड रहो, अपना जो पेपर करोगे उससे पहले ध्यान रखिएगा कि इतना टाइम मुझे इस चीज में देना, और मैंने जो लिखा है ना आपको लिए मैटर, प्लीज आप इसको लिख कर आइएगा, ठीक है। चाहिए मोर देन 40 to 50 वर्ड्स हो जाए, लेकिन लिख कर आओगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इनमें से कुछ लाइनें, अच्छा सा पैराग्राफ बना दो, मैंने लाइनें बाकायदा पैराग्राफ चेंज किए हैं, साथ के साथ आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये जो लाइन ऊपर जो आ रही है यहाँ नहीं, मैंने आपके लिए अलग से दे दी है, मतलब ये यहाँ आपको अच्छे से शो नहीं होती, तो मैंने इसको ऊपर दे दिया, तो आप इसको आगे से ही चलने देना उसके लाइन को, ठीक है। दे रोट लव पोएम्स एंड देयर एटीट्यूड वाज सिनिकल। देखो उन्होंने लव पोएम्स पर ज्यादा लिखी और उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ज्यादा एक तरीके से गांभीर्य से भरा हुआ था, ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिखोगे, मेटाफिजिकल पोइट्स यूज ऑर्डिनरी स्पीच
देखो मेटाफिजिकल पोइट सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखते थे, ठीक है, मिक्स्ड विद मेटाफर्स, उपमा अलंकारों का प्रयोग करते थे, किसी चीज की तुलना कर दी किसी से, ठीक है, और पन एंड पैराडॉक्स, मतलब बहुत ज्यादा पन भी लिटरेरी डिवाइस है, ओके, ये पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास चीजों का प्रयोग कर दिया, ये चीज एक चीज ऐसे बता दी, दूसरी चीज ऐसे बता दी, ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये लाइन लिखिएगा, metaphysical poets use ordinary speech mixed with metaphors, pun and paradox. Okay, often there is बहुत अच्छी विशेषता, often their poems are presented in the form of argument। और हम इनकी poems पढ़ेंगे ना जी, तो हमको एक लगे कि यार ये आर्गुमेंट कर रहा है, यार ये तो भाई तर्क वितर्क कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। टी.एस. इलियट बहुत फेमस पोइट है, ओके, इंग्लिश के आप आगे जाओगे पढ़ोगे तो T.S. Eliot called this term fruit of passionate thinking, PASSONATE, ठीक है, थिंकिंग, बहुत खतरनाक थिंकिंग, गांभीर्य से भरी हुई थिंकिंग थी इन पोइट्स की, ओके। अब देखो, अब आपको एग्जाम्पल देना है कि किन किन पोइट्स ने इस टर्म का यूज करा और कौन कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। पहले ही आपके जॉन डन साहब, आपकी फर्स्ट पोएम है लेक्चर अपॉन द शैडो, आपको समझ आई वो एकदम, आपने पढ़ा तो नहीं आई ना, तो वही खासियत है, हमने मेटाफिजिकल पोइट को, वो पोइट की हमने पढ़ ली ना ऊपर, उसमें चीजें अप्लाई हो रही है ना। ए लेक्चर अपॉन द शैडो आपको अच्छे से समझ नहीं आई स्टार्टिंग में, ठीक है, ध्यान है ना, आपको नहीं आई थी यार, कितना क्या लिख रहा है, कभी क्या बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है, तो वो जॉन डन ने लिखी है। तो देखो, देयर आर मोर, फिर एरो लगा के आप लिखेंगे नीचे एक लाइन छोड़ के, देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स। देखो, फर्स्ट नाम लिखोगे आप जॉन डन का, जो सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर है इस चीज में, समझ गए आप। देखो, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉम, HENRY VAUGHAN, ठीक है, और अब्राहम कूली, COWLEY, ओके। तो ये आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री कंप्लीट होती है। बेटा प्लीज इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, जैसे बताया है वैसे लिख कर आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो प्लीज मुझे होप करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से आज मेटाफिजिकल पोइट्री समझ आ गई है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दे देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। पहले तो इसको कैप्चर कीजिए, ठीक है जी, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसको कैप्चर कर लिया आपने, देन अब इसको कैप्चर कीजिए, एज इट इज आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, मेरा प्रॉमिस है, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलें जी। अब अपनी नेक्स्ट टर्म है इंप्रेशनिज्म। इंप्रेशन, इंप्रेशन यानी क्या होता है भाई, प्रभावित करना, प्रभाव डालना। तो इंप्रेशंस के आगे ISM, इंप्रेशनिज्म मतलब प्रभाववाद, ठीक है। तो ये भी एक लिटरेरी टर्म थी, जो बेसिकली यार जो पेंटर लोग थे ना, पेंटिंग्स बनाते थे, आर्टिस्ट होते थे जो बहुत ज्यादा पेंटिंग करते थे, ये उनसे रिलेटेड है। तो लेकिन हमारा लिटरेचर वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज क्यों आ रही है, समझना मेरी बात, मैं क्यों आपको अभी कंपेयर बता दूंगा। चलो फर्स्ट लाइन लिखोगे आप, देखो ऐसे इंप्रेशनिज्म अगर आप लिख रहे हो तो इंप्रेशनिज्म हेडिंग, देन डैश, उसके नीचे से लिखोगे इंप्रेशनिज्म इज ए 19th century आर्ट मोमेंट दैट टुक प्लेस इन फ्रांस। देखो इंप्रेशनिज्म में एक आर्ट मोमेंट था, एक कला का आंदोलन था, जो कहां आया, फ्रांस में आया था, ठीक है। फर्स्ट लाइन लिखोगे। अब आप नेक्स्ट चलो, देखो भाई पेंटिंग से रिलेटेड है वैसे तो, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पेंटर होता है कुछ इस तरीके की सीनरी पेंट कर देता है, तो हमारे को क्या, उसको एकदम वो मतलब एकदम हार्ड पेंटिंग टाइप्स होती है ना, कि इस तरीके से पेंट कर दिए कोई चीज और आपको खुद आइडिया लगा रहे हो कि यार ये पेड़ हो सकता है, ये नाव हो सकती है, ये लोग इधर से जा रहे हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, ये सूरज हो सकता है, मतलब इस तरीके से पेंटिंग जो हमको समझ नहीं आए अगले की, लेकिन हम आइडियाज लगा के उसको समझते हैं। तो ये वो वाली चीज थी, तो इनकी आलोचना भी खूब हुई थी ऐसे पेंटर्स की। लेकिन लिटरेचर में ये क्या सीन है इसका, अब सुनो, अब अपन लिटरेचर पे बात करते हैं। देखो, इन दिस टर्म द राइटर प्रोवाइड्स वैग्यू डिटेल्स ऑफ ए सीन और एन इंसिडेंट। तो इसी जैसे वो पेंटर्स लोग करते थे ना, इसी तरह जो कुछ इंग्लिश राइटर्स हुए, उन्होंने क्या किया, कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, कोई भी नॉवल लिख रहे हैं, तो उन्होंने अपने को किसी सीन की या किसी इंसिडेंट, किसी घटना की वैग्यू डिटेल, मतलब होता है कुछ छोटे से हिंट्स दे दिए अपने को, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब, आप कोई चीज पढ़ रहे हो स्टोरी में तो एकदम से आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन कोई थोड़ी सी कुछ हिंट मिल गया आपको, तो वो राइटर ने आपको हिंट दिया कि भाई समझ, तू तेरा दिमाग लगा, समझ रहे हो, मैं तो इतना बता रहा हूं, तू तेरा दिमाग लगा के समझ में क्या कह रहा हूं, समझ में आ गया आपको। तो कुछ वैग्यू डिटेल्स दे देता है अपने
सीन के बारे में, अपने इंसिडेंट के बारे में। तो ओके, तो जो राइटर होता है अपनी स्टोरी में, नॉवल में, किसी भी चीज में, अपने लिटरेरी वर्क में इस तरीके से हमको कुछ हिंट्स देता है, वैग्यू डिटेल्स दे देता है, फिर हमारे को दिमाग लगा के सोचना पड़ता है क्या चीज है। ठीक है, देखो पोइट्स ऑफन डिस्क्राइब द एक्शन थ्रू द आईज ऑफ द कैरेक्टर। और हमारे को जो पोइट होगा ना, जो राइटर, आप कोई स्टोरी पढ़ रहे होगे, नॉवल पढ़ रहे होगे, तो आप करेक्टर के जैसे करेक्टर देख रहे हैं ना, करेक्टर, अब स्टोरी में कोई हीरो है तो स्टोरी में वो हीरो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वो जो जो सोच रहा है, वो जो जो चल रहा है, तो आपको आप भी उसको महसूस कर सकोगे। जैसे वो देख रहा है ना, वैसे आप भी देख सकोगे कि हाँ आगे ये हो रहा है। समझ में आ गया? तो आप करेक्टर में घुस जाते हो एक तरीके से। ओके, ठीक है। करेक्टर वाइल द इवेंट्स आर अक्यूरिंग, जिस जिस तरीके से इवेंट्स आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो आपको भी दिखते रहते हैं कि हाँ ओके। देखो दे डोंट प्रोवाइड मिनी डिटेल्स। देखो अपने को ये जो राइटर्स होते हैं, ये हर क्षण की डिटेल्स नहीं बताते हैं अपने को, हर कि अब ये होगा, अब ये होगा, हमारे को खुद दिमाग लगाना पड़ता है। देखो ऑल ऑफ द डिटेल्स सीम अनक्लियर, और कई कई बार इतना हार्ड लिख देते हैं कि जो कुछ डिटेल्स होती है जी वो अनक्लियर सी दिखती है, हमारे को दिमाग नहीं लग पाता। ठीक है, अब देखो द पोइट्स ऑफन अवॉइड क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। अब क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? जैसे 1890 से 1990, ओके, 1920 से, ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। तो ये जो राइटर्स थे भाई, इन्होंने क्या किया, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, ये डेट्स को, और ये जो एक ऐसे ग्रुप डेट होती है ना, इसको अवॉइड करा कि भाई 1920 से 1945 तक ये, समझ रहे हो, इन चीजों को क्या अवॉइड करा, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स को अवॉइड करा। इंस्टीड इसके बजाय उन्होंने क्या, किस पर महत्व दिया? दे गिव द रीडर्स इंफॉर्मेशन इन ए वे। देखो वो इसके बजाय वो एक इंफॉर्मेशन देते थे अपने को इन ए वे, इस तरीके से, दैट फोर्सेस देम टू फोकस ऑन हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन। जो मैंने जो चीज कही थी वो आ गई। ठीक है, देखो तो वो हमारे को क्रोनोलॉजिकल चीजें तो नहीं बताएंगे कि 1920 से 1900, ये चीजें अवॉइड करते हैं राइटर्स। तो वो हमारे को कुछ इसके बजाय वो कुछ क्या देते हैं हमारे को, हमको देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, समझ रहे, कुछ सूचना दे देते हैं कि भाई रीडर्स को, हम पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ छोटे से हिंट्स दे देंगे, सूचना दे देंगे इन ए वे दैट फोर्सेस देम, और वो इस तरीके से सूचना देंगे कि हम खुद दिमाग लगा के कि हाँ ये कहना चाह रहा है। फोर्सेस देम टू फोकस ऑन हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन, उनको फोकस करने पे मजबूर कर देता है राइटर कि भाई तू खुद सोच कि क्यों और कैसे ये चीज घटित हुई है। मतलब राइटर ने, अब समझ में आ गया क्यों और कैसे ये चीज घटित हुई है, ये इंफॉर्मेशन हमारे को फोकस लगा के अपने को पढ़ के समझ में आनी पड़ती है। अब आप समझे कि राइटर आपको कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, अब आपको डिटेल समझ में नहीं आ रही तो राइटर थोड़ा सा हिंट दे देता है। ओके, तो अब आप अपना दिमाग लगाओगे, अपने दिमाग पे जोर लगाओगे, फिर आप सोचोगे हाँ यार ऐसा हो सकता है, तो आपने दिमाग लगाया, देन आप रिजल्ट पे पहुंचे। ये राइटर चाहता है। समझ में आ गई आपको? अब देखो देयर आर सच राइटर्स, ऐसे फेमस राइटर्स थे वर्जीनिया वुल्फ, आपकी मार्क ऑन दी वॉल वाली। ठीक है, डीएच लॉरेंस, आपको समझ आया था, वाई दी नोवेल मैटर्स वाला चैप्टर था आपका। ओके, नॉन फिक्शन में ऐसा ही था ना, डिटेल बहुत खतरनाक, डीएच लॉरेंस हार्ड ही लिखते हैं हमेशा, तो नहीं आया था ना समझ, इसीलिए। तो ये ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जी। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ ने भी द मार्क ऑन दी वॉल में किस तरीके से लिखा था, कभी एक थॉट से दूसरे थॉट पे जंप कर रही है। ओके, जोसेफ कॉर्नेट आपके टुमारो वाले, इनका फेमस इंप्रेशनिज्म का उदाहरण द हार्ट ऑफ डार्कनेस। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो द हार्ट ऑफ डार्कनेस, इनकी बहुत फेमस वर्क है, उसमें इंप्रेशनिज्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इंप्रेशनिज्म सबको समझ आ गया होगा, एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर मेरे को फिर से सुन लीजिए। ठीक है, कैप्चर कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, अब आते हैं हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे। स्ट्रीम यानी होती है नदी, धारा, और कॉन्शियसनेस क्या होती है? देखो सब कॉन्शियस माइंड, ओके, कॉन्शियस माइंड। ओके, तो अब अभी हम बात करेंगे कॉन्शियस हम। ठीक है, अब सब कॉन्शियस क्या चीज हो जाती है जी? हमारे दिमाग में कुछ जो चीज चल रही होती है ना पीछे, वो जो वाली चीज, अब आप पढ़ रहे हो एक तरीके से, दिमाग में कुछ और चल रहा है ना, तो वो दिमाग में जो कुछ और चल रहा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, आप आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी 12th के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा ये चीज। चलो
स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ऐसे हेडिंग लगाओगे, डैश लगाओगे, नीचे से लिखोगे, ठीक है। ये आपके नोट्स हैं जी, इसी तरीके से आपको एग्जाम में जी लिख कर आना है। The term was coined by in 19th century by the philosopher एंड साइकोलॉजिस्ट। नाम क्या था बंदे का? विलियम जेम्स, बहुत फेमस व्यक्ति है, ठीक है। ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये देखो 19th सेंचुरी में कॉइंड की, मतलब खोजी गई किसके द्वारा? जो एक फिलोसोफर थे, ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट भी थे, जिनका नाम क्या है? बहुत फेमस व्यक्ति विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, ओके, ठीक है। ही यूज्ड इट इन हिज वर्क। इन्होंने अपनी एक बुक थी उसमें इस टर्म का यूज करा था, जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो विलियम जेम्स ने अपनी जो बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया था। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है 19th सेंचुरी में एक फिलोसोफर हुए थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, जिनका नाम था विलियम जेम्स, उन्होंने खोजी, उनके द्वारा खोजी गई, और उन्होंने अपनी जो बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इस टर्म का भी यूज किया है, ठीक है। इट इज टर्म इन विच द पोइट डिस्क्राइब द नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स दैट इवन वाइल द डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट नेसेसरी कनेक्टेड। नहीं समझोगे? बताता हूं। देखो, पोइट इन ऐसी ऐसी चीजों का प्रयोग करता है कि चीजें बहुत ज्यादा बिखरी हुई हैं और कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के उन चीजों को कनेक्ट करना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो इस तरीके की राइटिंग्स लिखते हैं ऐसे। देखो, अदर वर्ड्स में समझोगे आप, ओके। चलो, इन द अदर वर्ड्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए लिटरेरी टेक्निक दैट प्रेजेंट्स। एक लिटरेरी टेक्निक है जी ये, वो क्या प्रेजेंट करती है? द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ए कैरेक्टर एज दे अकर। जिस तरीके से जो आप कोई स्टोरी या नॉवल पढ़ रहे हो, उसमें कैरेक्टर जो जो सोच रहा है, जो जो फील कर रहा है ना, वो आपको भी फील हो रहा है, ओके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो आपको भी लग रहा है कि हाँ, और जो जो जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है या फिर इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, तो वो आपको भी महसूस हो रही है वो चीज। ये वाली टेक्निक होती है, ठीक है। जो फीलिंग कैरेक्टर को हो रही है वो आप रीडर्स को भी होगी, ओके। समटाइम्स दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीरियर मोनोलॉग। अब ये इंटीरियर मोनोलॉग भी इसी की तरह सिमिलर होता है, तो इसको कई बार स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, क्योंकि उसमें भी हमको कैरेक्टर के बारे, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटीरियर मोनोलॉग, उसमें भी हमको ये जो कैरेक्टर के बारे में ही फील करता है, वो जो भी सोचता है उसके इमोशंस में, तो ये भी चीज इसकी तरह कई बार मान ली जाती है कि सिमिलर है दोनों, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोलॉग और सोलोलॉग भी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग है ये। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट प्रोवाइड्स ए वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द रीडर्स एंड द कैरेक्टर। भाई, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, ये हमारे को इतनी इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्ड करने को कहता है बिटवीन द रीडर्स एंड कैरेक्टर। मतलब रीडर्स और जो कैरेक्टर, आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो तो रीडर और कैरेक्टर का घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। मतलब आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको करेक्टर में घुल जाते हो आप एक तरीके से, तो दोनों के मध्य क्या हो गया? घनिष्ठ संबंध हो गया। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ए वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, घनिष्ठ संबंध बनाता है बिटवीन द रीडर्स एंड द कैरेक्टर्स। अब देखो, बहुत अच्छे एग्जांपल्स, देयर आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस टर्म यूज्ड बाय राइटर्स इन देयर वर्क, ओके। अब सुनना, देखो, एक बेस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, लिख कर आओगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जेम्स जॉयसी, आपके एवेलिन वाले, उनकी राइटिंग थी यूलिसिस, इसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया। वर्जीनिया वुल्फ, उन्होंने अपने मिसेस डेलोवे वाला जो नॉवल है ना, उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज करा है। और आप अगर लिखना चाहो वर्जीनिया वुल्फ, डैश लगा के लिख दीजिएगा, द मार्क ऑन द वॉल। उस चैप्टर में भी, उस ऐसे में भी वर्जीनिया वुल्फ जी ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया है, ठीक है। और तीसरे हैं विलियम फॉकर, FAULKNER, ठीक है। इन्होंने, इनकी एक राइटिंग थी, एक रचना थी इनकी, द साउंड एंड द फ्यूरी, द साउंड एंड द फ्यूरी, FURY। इसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया। तो होप करता हूं आप सभी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस समझ आ गया होगा जी। प्लीज कैप्चर कर लीजिए और फिर से सुन लीजिए एक बार लिखकर, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कर लीजिए कैप्चर। तो जी, अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ लिटरेरी टर्म पर, इंटीरियर मोनोलॉग।
मोनोलॉग क्या होता है, कोई एक सेल्फ बंदा स्पीच देता है ना। जैसे मोनोलॉग का अच्छा उदाहरण है कि जैसे द सेवन एजेस ऑफ मैन एक पोएम है विलियम शेक्सपियर की। ओके, वैसे तो एज यू लाइक इट उनका बड़ा ड्रामा है। ओके, उसमें से उठाया हुआ जो जैक्स नाम का करेक्टर है उसने मोनोलॉग किया था। उस मोनोलॉग को पोएम का नाम दे दिया था द सेवन एजेस ऑफ मैन। तो मोनोलॉग एकालाप मतलब एक व्यक्ति को स्पीच दे रहा होता है। ठीक है, तो आप सुनना मेरी बात, इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है। ठीक है, इंटीरियर मोनोलॉग इज ए नरेटिव टेक्निक, एक लिखने की एक कला है, एक टेक्निक है जी। ओके, दैट शोज द फ्लो ऑफ थॉट्स गोइंग थ्रू द माइंड ऑफ कैरेक्टर और प्रोटागोनिस्ट। भाई हमारे को वो चीज शो करता है जो कैरेक्टर के माइंड में जो चीज चल रही है ना, वो हम उसको पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में भी वो चीज चल रही है। ठीक है, ओके, इट इज यूज्ड इन बोथ ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक वर्क्स इन लिटरेचर। देखो ये जो चीज है ये ड्रामेटिक में देख लो चाहे नॉन ड्रामेटिक पोर्शन में देख लो, मतलब ड्रामा में भी यूज होता है, और नॉन ड्रामा में देख लो तो स्टोरीज वगैरह में, एसेज वगैरह में भी इसको यूज कर लिया जाता है। ठीक है, द टर्म ऑल allows readers to gain an intimate understanding of characters' inner feelings, desires, insight and personal experiences। अब सुनना, ये भाई ये जो टर्म है ये अलाउ करता है किसको, रीडर्स को अलाउ करते हैं एक चीज, क्या कि भैया आप गेन करो, बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, इंटीमेट, INTIMATE, इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग, एक घनिष्ठ समझ बढ़ाओ, एक गहन समझ बढ़ाओ किस ऑफ कैरेक्टर्स के। देखो एक ये अपने को अलाउ करता है, रीडर्स जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं उनको अलाउ करता है कि भाई आप एक समझ अपनी डेवलप करो कि कैरेक्टर के अंदर की फीलिंग्स क्या है, उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, उसकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसके अनुभव क्या बताना चाह रहे हैं। हमको ये चीज हम पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी या नॉवल आप पढ़ रहे होगे तो ये अगर ये चीज यूज हो रखी होगी तो आपको ये चीज अलाउ करती है, आपको जोर देने पे मजबूर कर देती है कि भाई कैरेक्टर के दिल में क्या चल रहा है, कैरेक्टर की मतलब जो भी उसमें मेन हीरो है, मेन व्यक्ति, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करेगा, अब वो क्या फील कर रहा है, वो सैड है या, समझ में आ गया आपको, ये चीज है। अब देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, और देखो इंटीरियर मोनोलॉग के दो प्रकार हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मैंने बहुत इजी वे में लिख दिया है डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग। इसमें क्या होगा, देखो इन दिस, फिर कोमा लगा दीजिएगा, द ऑथर डज नॉट शो हिज प्रेजेंस, मतलब ऑथर है ना जी, वो अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाएगा कि मैं खुद हूं। ठीक है, ही डायरेक्टली रिवील्स थॉट्स थ्रू दी कैरेक्टर्स, वो जो भी चीज बताना चाह रहा है, जो भी चीज कन्वे करना चाह रहा है ना, अपने को सिखाना चाह रहा है, वो कैरेक्टर के थ्रू बता देगा। कई बार होता है ना कि कैरेक्टर के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो, उसकी क्वालिटीज, तो जो राइटर है वो खुद तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वो जो स्टोरी लिख रहा है तो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू अपने को जो थॉट है, जो मैसेज है, जो आइडिया है वो कन्वे कर देता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग में यही होता है, द ऑथर डज नॉट शो हिज प्रेजेंस, कि ऑथर खुद तो अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाता कि मैं हूं, लेकिन वो कैरेक्टर्स के थ्रू अपने जो भी थॉट्स है उसको एक्सप्रेस कर देता है। और इनडायरेक्ट में इसका अलग है, देखो इन दिस द ऑथर अपीयर्स, इसमें जो ऑथर है वो होता है, और किस रूप में होता है, एज ए कमेंटेटर, गाइड और प्रोटागोनिस्ट। इसमें ऑथर खुद होता है, जिसमें जैसे हीरो, जैसे कोई व्यक्ति, मतलब जैसे कोई भी स्टोरी है उसमें जो भी मेन कैरेक्टर है तो वो ऑथर भी है। ओके, समझ में आ गया। तो वो मतलब जैसे होता है ना, नरेटर ही इस स्टोरी को, मतलब जो ऑथर है वो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो एज ए कमेंटेटर, ओके, एज ए गाइड, मतलब कोई भी चीज पढ़ रहे हो आप स्टोरी में तो आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बीच में कोई अलग सा कैरेक्टर आ जाता है ना कहीं ना, और या इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज आ जाती है तो आपको हाँ क्या अच्छा ये है क्या, तो वो गाइड कर देता आपको जो ऑथर होता है। ठीक है, देखो समझ में आ गया। देयर आर सम फेमस राइटर्स, अब फेमस राइटर्स हुए हैं इस लिटरेरी टर्म्स के, इस लिटरेरी टर्म के क्या है, कौन है, जेम्स जॉयसी है अपने, वर्जीनिया वुल्फ है और विलियम फॉकर, तीनों ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाले हैं। और एक और है डोरोथी रिचर्डसन, डोरोथी DOROTHY RICHARDSON। ठीक है, तो समझ आ गया जी अब आपको इंटीरियर मोनोलॉग। इसको इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना, बहुत शानदार मार्क्स आएंगे। कैप्चर कर लीजिए एक बार और फिर अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा और फिर मेरे को सुन लीजिएगा, आपका पक्का हो जाएगा एकदम। ओके, अब हम नेक्स्ट चलें जी।
आज अब आते हैं हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर पे। अब कई बच्चों को दुविधा होती है एंग्लो इंडियन लिटरेचर पे और इंडो एंग्लियन लिटरेचर पे, पता है होती है ना जी, सही पकड़ा ना मैंने, ठीक है। क्यों यार एंग्लो इंडियन लिटरेचर फिर वो इंडो एंग्लियन, ये क्या चीज है? अभी समझा देता हूँ, अभी चुटकियों में समझ जाओगे और आपको आज ये चीज ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ जाएगा। देखो एंग्लो से समझना आपको इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग, और इंडियन मतलब इंडिया, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूंगा। देखो एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ये भी एक पार्ट है अपनी लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैन, जो अंग्रेजों द्वारा मतलब बनाया गया था, उत्पन्न किया गया था। एंग्लो यानी अंग्रेज, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मैन। अब क्या करे थे, देखो एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैन, ये भी एक पार्ट है अपने इंग्लिश लिटरेचर का। और ये किसने बनाया था? इंग्लिश मैन, जो अंग्रेज थे उन्होंने। कौन से अंग्रेज? वो लिव इन इंडिया एट लीस्ट फॉर सम टाइम, जो भारत में कुछ समय के लिए रहे थे। अब आपको समझा देता हूं। एंग्लो यानी इंग्लिश, इंग्लिश मैन अंग्रेज लोग, इंडिया में रहे थे। अंग्रेज लोग कुछ समय इंडिया में रहे थे और उन्होंने अपनी इंडिया में रहकर राइटिंग्स लिखी। तो अब समझ गए एंग्लो इंडियन लिटरेचर, एंग्लो यानी अंग्रेज लोग, ओके, इंग्लिश मैन जो अंग्रेज लोग, इंडिया, एंग्लो इंडियन, इंडिया में रहे और इंग्लिश में राइट करा। समझ में आ गया आपको? देखो अब ये क्यों रहा, आप सोचो यार अंग्रेज लोग इंडिया में कहा रहे, ब्रिटिश रूल में थे ना। अभी सुनो, आगे सुनो, ठीक है। एंग्लो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैन, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, जिस और कौन से? वो लिव इन इंडिया एट लीस्ट फॉर सम टाइम, जो अपने भारत में कुछ समय के लिए रुके थे, ओके, रुके थे, रहे थे। एंग्लो इंडियन लिटरेचर कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन टू डिफरेंट कल्चर्स। देखो ये एग्जिस्टेंस कब हुआ इसका, ये कब उत्पन्न हुई, ये कब अस्तित्व में आई? व्हेन टू डिफरेंट कल्चर्स, जब दो कल्चर्स, कौन सी? ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। देखो ईस्ट और ईस्ट तो अपनी हो गई, वेस्ट यानी वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेज लोगों की कल्चर और अपने लोगों की कल्चर है ना, मिक्स हो गई थी ना। कब हुई थी? केम इनटू द कॉन्टैक्ट अंडर ब्रिटिश रूल। अंग्रेज लोग भारत आए थे ना जब, अंग्रेज लोग भारत आए थे ना जब, तब अपनी कल्चर तो अपनी कल्चर थी, तो वेस्टर्न कल्चर भी मिक्स हो गई। अपनी इंडियन कल्चर तो ईस्ट वाली कल्चर हो गई और वेस्ट यानी वेस्टर्न कल्चर मिक्स हो गई, तो दोनों का कांटेक्ट हुआ ना, दोनों का संबंध हुआ। तो इस संबंध से ही एंग्लो इंडियन लिटरेचर प्रोड्यूस हो गई इन ब्रिटिश रूल। समझ में आ गया आपको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, समझ गए होगे, ठीक है। एंग्लो इंडियन लिटरेचर केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में तब आई, व्हेन टू डिफरेंट कल्चर्स, दो डिफरेंट कल्चर्स, द ईस्ट एंड द वेस्ट, ओके, केम इनटू कांटेक्ट, संबंध में आ गई, कांटेक्ट में आ गई, इन अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था ना भारत में, ठीक है। द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वाज द गोल्डन ईरा ऑफ दिस लिटरेचर। ये जो कुछ शुरुआत के 2 या 3 डिकेड्स थे ना जी, डिकेड्स यानी जैसे दशाब्दी होती है ना, जैसे 10 साल का ही जो होता है, ठीक है। द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी के कुछ साल थे ना, ओके, तो वो इस एंग्लो इंडियन लिटरेचर के बहुत हाई पर थी। एंग्लो इंडियन लिटरेचर मतलब अंग्रेज लोग भी भारत में आ गए थे, तो अपनी कल्चर उनकी कल्चर मिक्स हो गई थी। तो वो अंग्रेज लोग थे, तो उनमें से कुछ राइटर्स भी होंगे, तो उन्होंने इंग्लिश में राइट करा। तो एंग्लो यानी अंग्रेज, इंडिया यानी इंडियन यानी इंडिया में आए थे। समझ में आ गया होगा अब आपको, ठीक है, ओके। और उनकी मेजर थीम्स क्या थी? जब मेजर थीम ऑफ दिस लिटरेचर आर, अब वो जो अंग्रेज लोग थे ना, वो क्या लिखते थे भाई? देखो किस पर थीम थी? एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ, मतलब भारत की जो किस तरीके की लाइफ दिनचर्या है वगैरह वगैरह पे बात करते थे। इंडियन नेटिव लाइफ एंड नेचुरल सीनरी, कि भारत के परिदृश्य कैसे हैं, भारत की सीनरीज कैसी हैं, कितने शानदार सीनरी है भारत की, और इंडियन लोग किस तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं, ओके। इंटरेस्टेड इन एशियोटिक रिलीजन एंड कल्चर, और ये जो लोग थे ना, ये जो ब्रिटिश लोग थे, ये जो राइटिंग्स लिखते थे, ये अपने जो भारत, अपने जो रिलीजन था ना और अपनी कल्चर थी, इसमें भी इंटरेस्टेड थे। तो अपनी
अपनी जो राइटिंग्स थी अपनी रचनाओं में लिखते थे। और जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ ना जी, तो उस समय से ही ये जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है ना, ये समाप्त हो गई थी। ठीक है, ये हमारे जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ये फिर उसी के साथ साथ ये जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि एग्जिस्टेंस में तभी आई थी जब दोनों कल्चर मिली थी। ठीक है, अब देखो सम फेमस राइटर्स ऑफ दिस लिटरेचर आर रूडयार्ड कीपलिंग, द जंगल बुक वाले। दी जंगल बुक जिसने लिखी है ना, रूडयार्ड किपलिंग ही थे, जो बाहर के थे और कुछ समय के लिए इंडिया आए थे। तो उन्होंने इंडिया की चीज़ों को देखा, समझा, देखा, वाह यार कितने अच्छी चीज़ें हैं, तो अपनी राइटिंग्स में इंडिया के बारे में लिखा वगैरह। ओके, तो दी जंगल बुक रूडयार्ड किपलिंग वाले। ओके, सॉरी, रूडयार्ड किपलिंग की दी जंगल बुक। ओके, दी जंगल बुक वाले। ओके, ईएम फ्रॉस्टर भी बहुत फेमस राइटर है जो इंडिया में कुछ समय के लिए रहे थे। तो अब आपको एंग्लो इंडियन में समझ आ गया ना जी। अंग्रेज लोग, एंग्लो इंडियन, एंग्लो यानी अंग्रेज, इंग्लिशमैन, इंडिया में रहे कुछ समय के लिए और इंग्लिश में लिखा अपने भारत के बारे में। और ये नोट्स हैं आपके, इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है जी, और बहुत अच्छे से इसको एग्जाम में भी इसी तरीके से कर आना है। कैप्चर कर लीजिए और फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और फिर एक बार फिर से मेरे को सुन लीजिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पढ़ते हैं अपन इंडो एंग्लियन लिटरेचर। अब आपको इंडो एंग्लियन लिटरेचर भी समझा देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे वे में समझाता हूं। इंडो एंग्लियन लिटरेचर नोन एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। देखो इंडो एंग्लियन लिटरेचर कैसे, ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी कहलाती है भाई, जाने जाती है। इट रिफर्स टू द वर्क ऑफ इंडियन राइटर्स। अब देखो आपको समझाता हूं, इट रिफर्स, ये उनको बताती है, उनको रिफर करती है टू इंडियन राइटर, जो भारत के कवि हैं, जो भारत के राइटर्स हैं, Who wrote in इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते हैं। इंडो एंग्लियन, इंडियन लोग, एंग्लियन इंग्लिश में लिखते हैं। क्लियर, इंडो एंग्लियन मतलब भारतीय लोग, एंग्लियन किस में लिखते हैं, भारत के हैं वो, और लिखते किस में, इंग्लिश में लिखते हैं। तो इंडो एंग्लियन लिटरेचर, कंफ्यूजन जो था क्लियर हो गया। ठीक है, देखो इट रिफर्स, ये इनको बताता है टू दी वर्क ऑफ इंडियन राइटर्स, उन इंडियन राइटर्स के वर्क्स को बताता है वो रोट इन इंग्लिश। ठीक है, उन इंडियन राइटर्स को बताता है जो भारत के थे और किस में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे। एग्जाम्पल देख लो, आर के नारायण जी, आपके ए टाइगर फॉर मालगुडी वाले आपके जो नॉवल है ना, उसके जो राइटर है आर के नारायण जी, वो भी अपने भारतीय ही थे और उन्होंने इंग्लिश राइटिंग लिखना चुना। ओके, ठीक है। मुल्क राज आनंद, राजा राव, ए के रामानुजन एंड गिरीश कर्नाड। ओके, गिरीश कर्नाड ये आपके वो राइटर जो इंडिया के हैं और उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखना प्रिफर करा, इंग्लिश में। अब देखो इट दिस टर्म ऑल्सो रिफर, ये उन लोगों को भी रिफर करती है टू दोज इंडियन राइटर जो भारत के राइटर्स हैं और वो लिव इन अब्रॉड, लेकिन रहते कहां पर है, अब्रॉड में रहते हैं, है तो भारत के और रहते कहां पे है, विदेश में रहते हैं। एंड राइटिंग इंग्लिश, देखो भारत के हैं, रहते कहां है, विदेश में रहते हैं और लिखते कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। नाम देख लो, वीएस नैपॉल, किरण देसाई, जुम्फा लहरी, सलमान रश्दी एटसेट्रा। एक तो वो जो भारत मूल के निवासी हैं, भारत में ही जन्मे और उन्होंने इंग्लिश राइटिंग लिखना चुना। एक तो उनको, जैसे आर के नारायण साहब हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए, राजा राव हो गए, एक रामानुजन हो गए, गिरीश कर्नाड हो गए। ठीक है, और ये उन राइटर्स को जो भारत में पैदा हुए, भारत में बड़े हुए, लेकिन अब कहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं और लिख रहे हैं किस लैंग्वेज में है, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो सीधी सी बात, ओके। वीएस नैपॉल, किरण देसाई, जुम्फा लहरी, सलमान रश्दी, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, मैं होप करता हूं बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके लिए। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कैप्चर कर लीजिए, फिर मैं आता हूं। ओके, और एक बार फिर से मेरे को सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में और इसको मेरे को फिर से एक बार खुद रीड करो, फिर मेरे से समझो क्लियर। तो हमने आपको पता चला वीडियो लेंदी भी हो गया है, लेकिन मैंने आपको ये जो लिटरेरी टर्म्स थे, इसका जो फंडा था, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, एक एक बच्चे को समझ आ गया होगा। और मैंने आपको, जैसे कि आप वीडियो देखे, नोट्स फॉर स्टूडेंट्स, तो आपको नोट्स भी मिल गए, एग्जाम में बता भी दिया कि इस हिसाब से आपको लिख कर आना है। तो होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंडो एंग्लियन लिटरेचर कर लीजिए हमने,
ओके। हमने एंग्लो इंडियन लिटरेचर कर लिया जी, बहुत अच्छे से दोनों में डिफरेंस बता दिया आपको। इंटीरियर मोनोलॉग कर लिया हमने क्या कर लिया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कर लिया हमने क्या कर लिया, इंप्रेशनिज्म कर लिया और हमने मेटाफिजिकल पोइट्री कर ली। 6 टर्म्स अपने सिलेबस में हमने कर ली, एग्जाम में इस तरीके से आता है। ओके, और आपको 4 दिए जाते हैं, उनमें से 2 करने हैं, 3 6 नंबर के। ओके जी, तो हमारा वीडियो आज कंप्लीट होता है इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे। आप क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश कंपलसरी तो सबके लिए कॉमन है, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी क्यूरी हो ना यार, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करता हूँ। आप आज ही अगर नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए जी, ठीक है। हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। बेटा ये इतनी मेहनत थी आपकी, इससे पहले नोटबुक में मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से चीज़ें लिखी, समझी और आपके लिए इजी से इजी वे में आपको कन्वे करना था, अच्छा मैटर दिया। अब आप खुद मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, मेरी मेहनत वर्थ हो जाएगी। ओके, बस कि आपको समझ आ जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। और आपको ये चीज़ आज अगर वीडियो से समझ आ गई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बच्चा रिस्पांस देगा कि हाँ सर बहुत अच्छे से ये चीज़ें, हमको सारे जो टर्म्स थे वो समझ आ गए और एग्जाम में हम इसी तरीके से लिख कर आएंगे, तो मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। ओके, और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, और मैंने बताया इसी उसमें लिखना है आपको। ओके, तो जी अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वालों के साथ शेयर कीजिए, आप प्यार बनाए रखें, अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा जी, ठीक है जी। मैं मिलूँगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।